दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जहां 100 से ज्यादा भाषाएं और अलग-अलग कल्चर्स थे, वो एक मुट्ठी में कैसे बंध गया? कैसे एक धोती पहने इंसान ने बिना हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी पावर को चैलेंज किया? आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को एक कहानी की तरह समझेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हमारी पहचान की दास्तां है। फर्स्ट टॉपिक, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन। कहानी शुरू होती है 1914 से 1918 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। इंडिया ने तो वॉर नहीं लड़ा था, लेकिन इस वॉर ने इंडिया में नई इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। फर्स्ट, डिफेंस एक्सपेंडिचर। ब्रिटिश ने डिफेंस खर्चा बढ़ा दिया। इसे पूरा करने के लिए लोन्स लिया गया और टैक्स बढ़ा दिया गया, मींस इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड, प्राइस राइसेस। 1913 से 1918 के बीच चीजों के दाम दुगने हो गए, जिसमें आम आदमी को बहुत परेशानी हुई। थर्ड, फोर्स रिक्वायरमेंट। गांव के लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती किया गया, जिससे जो गुस्सा था लोगों में वो और ज्यादा बढ़ गया। फोर्थ, क्रॉप फेलियर एंड इन्फ्लुएंजा। 1918 और 1919 और 1920 और 1921 में फसल खराब हो गई और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैली, जिसमें लोग मर गए। सेकंड, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए थे। उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। ये एक नॉन वायलेंट तरीका था लड़ने का। इसका मतलब था, यदि आप सत्य हैं और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। आप ऑपरेशन की कंसिक्वेंस को जगाकर जीत सकते हैं। गांधी जी के ये सत्याग्रह मूवमेंट कौन से थे? फर्स्ट, चंपारण बिहार, 1917 में इंडिगो फार्मर्स के खिलाफ हुआ था। सेकंड, खेड़ा, ये भी 1917 में टैक्स रिलैक्सेशन के लिए किया गया था। थर्ड, अहमदाबाद, जो 1918 में मिल वर्कर्स के लिए किया गया था। गांधी जी ने दिखा दिया था कि बिना हिंसा के भी जंग जीती जा सकती है। थर्ड टॉपिक, रोलैक्ट एक्ट, 1919। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी में ये एक्ट पास किया था। इसमें प्रॉब्लम ये थी, इसने गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने की पावर दी और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक बिना मुकदमे के जेल में रखने की पावर दे दी थी। इसका रिजल्ट ये रहा, गांधी जी ने इसके खिलाफ रोलैक्ट सत्याग्रह शुरू किया और हड़ताल की गई 6 अप्रैल को। फोर्थ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में मार्टियल लॉ लगा हुआ था और जनरल डायर कमांड में था। बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, कुछ प्रोटेस्ट करने वाले और कुछ मेला देखने वाले। और लोगों के इकट्ठा होते ही जनरल डायर ने एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए और भीड़ पर ओपन फायर कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में वायलेंस शुरू हो गया। गांधी जी ने वायलेंस देखकर मूवमेंट वापस ले लिया। फिफ्थ, खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी को लगा कि मूवमेंट बड़ा बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम का साथ आना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन टर्की हार गया था और रूमर्स थे कि इस्लामिक स्पिरिचुअल हेड खिलाफत पर हर्ष ट्रीटी थोपी जाए। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने खिलाफत कमेटी बनाई थी। गांधी जी ने कांग्रेस को कन्विंस किया और खिलाफत के सपोर्ट में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया। सिक्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक चला। गांधी जी की बुक हिंदू स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के कॉर्पोरेशन से चल रहा है। अगर हम कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे चला था? इसके डिफरेंट स्टैंड्स थे। फर्स्ट, मूवमेंट इन टाउन्स, मीन्स शहरों में। स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और फॉरेजिन क्लॉथ का बॉयकॉट हुआ। लिक्विड शॉप्स पिकेट की गई। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि खादी के जो कपड़े थे वो महंगे थे, इसलिए गरीब लोग ज्यादा बॉयकॉट नहीं कर पाए और वापस ब्रिटिश स्कूल्स जॉब्स पर जाने लगे। रेवेलियन इन कंट्री साइड्स, मीन्स गांव में। इन अवध, बाबा रामचंद्रा एक सन्यासी थे। इन्होंने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ किसानों को लीड किया, जो हाई रेंट और बैगर बिना पैसे काम मांग रहे थे। और एक अलूरी सीताराम राजू नाम के व्यक्ति थे,
उन्होंने ट्राइबल्स पीजेंट्स को लीड किया। वो गांधी जी को मानते थे पर वॉयलेंट मेथड्स में बिलीव करते थे। स्वराज इन प्लांटेशंस, ये आसाम के टी गार्डन वर्कर्स के लिए किया गया। इनके लिए स्वराज का मतलब था चार दीवारी से बाहर निकलना। ये इस टी गार्डन में इसलिए रहते थे क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 उन्हें निकलने नहीं देता था। जब उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो गार्डन्स छोड़कर भाग गए पर पकड़े गए और मारे गए। अब यहाँ शुरू होता है चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 में। गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण प्रोसेशन वायलेंट हो गया और पुलिस स्टेशन जला दिया गया जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी ने देखा कि मूवमेंट वायलेंट हो रहा है तो उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस कर लिया। 7th टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। साइमन कमीशन 1928। ब्रिटिशर्स ने सर जॉन साइमन अंडर एक कमीशन भेजा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जहां भी कमीशन गया वहां गो बैक साइमन के नारे लगे। लाहौर कांग्रेस सेशन ये दिसंबर 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की और इसका डिसीजन ये लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। द साल्ट मार्च, दांडी मार्च 1930। गांधी जी ने विसरॉय इरविन को 11 डिमांड का लेटर भेजा। सबसे बड़ी डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स हटा दिया जाए क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो अमीर गरीब दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन डिमांड नहीं मानी गई। तो गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से डांडी कोस्टल टाउन तक पैदल यात्रा की। ये 240 माइल्स चले थे 24 दिन में। 6 अप्रैल 1930 में डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी उबालकर नमक बनाया और लो तोड़ा था। यहीं से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू हो गया था। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना था, लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में कॉर्पोरेट के साथ कॉलोनियल लॉज भी तोड़ने थे। 8th टॉपिक पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। फर्स्ट, रिच पीजेंट्स, पैदीदार्स ऑफ गुजरात, जट्स ऑफ यूपी। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि हाई टैक्स से परेशान थे। जब मूवमेंट बिना रेवेन्यू कम हुए वापस ले लिया गया तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। सेकंड, पुअर पीजेंट्स, ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स का अनपेड रेंट्स माफ हो, लेकिन कांग्रेस ने इनका सपोर्ट नहीं किया लैंडलॉर्ड्स के डर से। थर्ड, बिजनेस क्लासेस और इंडस्ट्रियलिस्ट, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने मूवमेंट सपोर्ट किया। उन्होंने FICCI 1927 बनाई थी। वो इंपोर्ट कंट्रोल करना चाहते थे। फोर्थ, वुमेन, पहली बार औरतों ने बड़ी स्केल पर घर से निकलकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। लेकिन अब बात आती है गांधी जी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 की। इसमें गांधी जी ने मूवमेंट रोक दिया और लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए राजी हुए। लेकिन इसके बदले गांधी जी को क्या मिलने वाला था? बदले में गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने का वादा किया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी और गांधी जी वापस आ गए और मूवमेंट फिर से शुरू किया। लेकिन अब मूवमेंट में जोश कम था। 9th टॉपिक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या थी? कुछ ग्रुप्स ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, जैसे दलित्स जो कि अनटचेबिलिटीज थे। इन्हें कांग्रेस ने लंबे समय तक इग्नोर किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। और यहाँ होता है पूना पैक्ट सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच। सितंबर 1932 में इसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जिसमें दलित्स को रिजर्व सीट्स मिली थी, लेकिन जो वोटिंग होनी थी वो जर्नल इलेक्टोरेट के थ्रू ही होनी थी। सेकंड, मुस्लिम्स, ये नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स कांग्रेस से दूर हो गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड करी थी रिजर्व सीट्स मुस्लिम के लिए सेंट्रल असेंबली में, लेकिन ट्रस्ट की कमी थी, इसलिए मुस्लिम्स ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया था। 10th टॉपिक द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स राष्ट्रवाद की भावना। आपकी बुक में एक इमेज दी गई है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की इमेज क्रिएट की
और वंदे मातरम लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया था। सेकंड, फोल्कलोर। नेशनलिस्ट ने गांव-गांव जाकर फोल्क सॉन्ग्स और कहानियां रिकॉर्ड की ताकि अपना खोया हुआ कल्चर वापस ले सकें। इसका एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाल, नतेशा शास्त्री इन मद्रास। थर्ड, सिंबल्स। स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल में ट्रिकलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो बनाया गया और 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया जिसमें रेड ग्रीन और व्हाइट कलर थे, जिसके बीच में स्पाइनिंग व्हील एक चरखा था। इन सब ने मिलकर इंडियंस में ये फीलिंग जगाई कि हम सब एक हैं। दोस्तों, ये चैप्टर हमें दिखाता है कि यूनिटी में कितनी पावर है। बोर्ड्स एग्जाम के लिए पॉइंट्स याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।